नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, इस चैनल पर मैं भूत प्रेत से संबंधित घटनाएं आप लोगों को सुनाता रहता हूं, जो आप लोग भेजते रहते हो। तो दोस्तों, ये जो कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है विनोद। अब विनोद हरियाणा के रहने वाले हैं। आइए, घटना उनके साथ में जो घटी थी ना, साल था 2001, जब उनकी उम्र लगभग 21-22 साल की रही होगी। अब वो एक ट्रक पर असिस्टेंट का काम कर रहे थे, यानी कि ट्रक का काम सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। बात 2001 की है। मेरी उम्र तब 21-22 साल की लगभग रही होगी। अब मैं गांव में रहता था और दिन भर आवारागर्दी, बच्चों के साथ खेलना, यही मेरा काम रह गया था। मैं पढ़ाई तो कर नहीं सका, लेकिन मेरे परिवार वाले अब मेरे बारे में सुन करके, देख करके चिंतित रहते थे कि विनोद करेगा तो क्या करेगा, आगे चलकर क्या करेगा, इसकी भविष्य क्या होगा। ना तो पढ़ा लिखा और ना कोई काम जानता। और उस टाइम मेरे मामा जी आए हुए थे। मामा जी मुझे बुला करके बहुत समझाए कि विनोद देख, अभी तेरे को खेलना कूदना बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में चल करके तू रोएगा। तुझे अभी भी सजग हो जाना चाहिए। हाँ, मैं अगर तू कहेगा तो मैं तुझे एक ट्रक के काम में लगा दूंगा, जिसमें तू ड्राइवर बन सकता है। बोल क्या कहता है। मुझे गाड़ी घोड़े के कोई भी अनुभव नहीं था। मैं इस बारे में आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ड्राइवर बनना है, लेकिन मामा जी की बात में मुझे दम दिखा और फिर मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, मामा जी मैं तैयार हूँ, कब आना है आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मामा जी बोले कि ठीक है, कुछ दिन वेट कर, मैं दोबारा आऊँगा और तब मैं तेरे साथ तुझे अपने साथ लेके जाऊँगा। तुझे किसी ट्रक पर बात करना पड़ेगा, मैं रखवाऊँगा तेरे को ट्रक पर, और उस ट्रक पर तू जी जान से काम करना, अपने उस्ताद का सेवा करना और लगन मेहनत से उनको दिखा देना, तभी उस्ताद लोग खुश होते हैं। अपना तेरा जो हुनर है वो सही ढंग से तुझे सिखाएंगे। मामा जी जो शिक्षा था वो दे चुके थे। मैं अब मन ही मन खुश था कि चलो मैं अब शहर में जाऊंगा, ट्रक पर काम करूंगा, दूर दूर के क्षेत्रों में जाऊंगा, देखूंगा। अभी तो मैं एक गांव में सिमट के रह गया था। वही हुआ। 1 महीने के बाद मामा जी आए और मुझे अपने साथ ले गए। वो शहर में रहते थे और उनकी एक जान पहचान की ट्रांसपोर्ट लाइन थी, कंपनी थी, और उसमें मुझे रखवा दिया। एक उस्ताद थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उस्ताद के साथ में। और उनका जो ट्रक का आने जाने का जो सीमा था, हरियाणा से लेकर के उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर उनका माल जाता था, पार्सल जाता था और उधर से पार्सल आता भी था। दोनों काम होता था। और उस उस्ताद के साथ पहले भी अब ना जाने कितने लड़के काम किए होंगे, मैं बोल नहीं सकता। लेकिन जब मैं पहली बार उस्ताद से मिला ना, तो मैं उनकी आंखें देख करके थोड़ा चिंतित हो उठा था। बड़ी बड़ी आंखें थी और लग रहा था कि वो दिन में भी नशे का अब आदी हुए पड़े हैं। जैसे मैंने अपने गांव में आवारा दोस्तों को देखता था कि कोई नशा पानी कर लेते थे तो उनकी आंखें सुर्ख हो जाती थी, अब वैसे ही उनकी आंखें हुई पड़ी थी। लेकिन मामा जी ने कहा था कि उस्ताद उस्ताद होता है, कभी उससे उल्टा सवाल मत पूछ लेना, नहीं तो नाराज हो जाते हैं और फिर तुझे वो विद्या मिल नहीं पाएगी जो विद्या तू सीखने गया हुआ है। यही सोच समझ करके मैं उस्ताद का अब सेवा पानी करता था, खुश रखने की कोशिश करता था। और उस्ताद शुरू शुरू में मुझसे थोड़ा लग रहा था कि ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करते थे, बस काम से मतलब रखते थे और मेहनत कराते थे। अब ट्रक की सफाई, जहाँ रुक जाता वहाँ ट्रक की सफाई करवाते,
टायर दिखवाते कि देख कहीं रोड़ी पत्थर तो नहीं लगा हुआ है। इतना काम तो मैं राजी खुशी कर लेता था। और इस तरह मुझे उस ट्रक पर 3 दिन बीत चुका था। हम उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड से अब वापसी आ रहे थे। अब जो हमारा ट्रक था आधा लोड था, जितना माल मिला था उसी को लेकर के हरियाणा लौट रहे थे। अभी हम उत्तराखंड के सीमा में ही थे और पहाड़ी रास्ता, जंगली रास्ता, और रात का वक्त था। उस्ताद को मैं देख रहा था कि बार बार वो अपनी घड़ी देख रहे थे जो पहन रखा था हाथों में, और उनका चेहरा बेचैन लगता था। ना जाने ऐसा वो क्यों कर रहे थे, ट्रक चलाते हुए, और हर 15 मिनट 20 मिनट पर घड़ी देखते और फिर ट्रक का स्पीड बढ़ा देते। लेकिन अब एक ट्रक की स्पीड होती है, उससे ज़्यादा चलाना भी ठीक नहीं होता, और वो भी आधा लोड था ट्रक। लेकिन बड़ी तेज़ी से उस्ताद ट्रक चला रहे थे, और एक जगह पर उन्होंने आ करके, अब बिल्कुल सोन सपाट एरिया था, ना तो वहाँ पर कोई लाइट, ना कोई बस्ती, ना कुछ दिखाई पड़ रहा था, और एक खुली स्थान पर वो ट्रक लगा दिए। मैं सोचा कि शायद ट्रक में कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, इसलिए उस्ताद ने इस जगह पर ट्रक लगा दिया है। और मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ, और उस्ताद ट्रक का इंजन बंद करते हुए मुझसे कहने लगे, विनोद, तुम्हें बाथरूम वगैरह जाना है ना, तो देख लो, फ्रेश व्रेश हो जाओ, और इस टाइम हम यहाँ पर आराम करेंगे। 2-3 घंटा ज़रूर लगेगा। अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो भी सकते हो। मैं इस उजाड़ बियाबान जंगल में, जहाँ पर कोई इंसान दिख नहीं रहा था, और रात के टाइम में वो सड़क भी बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी, और जो उस्ताद थे सड़क से अपना ट्रक हटा करके एक खाली मैदान जैसे जगह पर खड़ा कर दिया था, जहाँ पर पेड़ ही पेड़ मुझे दिखाई दे रहे थे। अब इस जगह पर उस्ताद रात को आराम करेंगे, मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा था। लेकिन उस्ताद उस्ताद थे, मैं उनसे कुछ सवाल करना ठीक नहीं समझा, जैसे मामा जी ने बताया था। मैं उन्हीं का अब जो बताया हुआ उपदेश को मान रहा था कि उस्ताद से कभी उल्टा सवाल नहीं पूछना चाहिए, जो कहें उनकी आप ध्यान रखो। अब जो उस्ताद थे, मैं तो मना कर दिया कि नहीं, मुझे बाथरूम वगैरह फ्रेश तो होना नहीं है, क्योंकि अभी हम 1.5-2 घंटा पहले ही ढाबे पर रुके थे, और खाना वाना खा करके और तब हम चले थे। और वहाँ पर सब कुछ था, अगर उस्ताद आराम कर सकते थे तो वहाँ पर चारपाई भी थी, सब कुछ था। लेकिन उस्ताद वहाँ पर रुके नहीं। इस बियाबान जंगल में और एक खाली स्थान पर ट्रक रोक दिया। बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उस्ताद को मना कर दिया कि नहीं उस्ताद जी, सब कुछ ठीक है, मैं सही हूँ अपनी जगह पर। और तब उस्ताद अपना एक थैला रखते थे सीट के पीछे, और थैला को निकाल लिए। ना जाने उस थैले में क्या क्या रखे थे। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जहाँ हमने भोजन किया था जिस होटल पर, और वहाँ पर उस्ताद जी ने कुछ कुछ पैक भी कराया था, और वो पैकेट अपने थैले में रख लिए थे, और वही थैला लेकर के अब उस्ताद ट्रक से बाहर निकल गए। मैं उनको देख रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, अब नज़रें तो पीछा करती ही है। उस्ताद जी रोड की साइड पर गए और दाएं बाएं देखे, अब फिर वापस ट्रक की तरफ आए। अब फिर एक पतला सा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था झाड़ियों में, और उस सुनसान जगह पर उस झाड़ियों के पीछे चले गए थैला ले करके। मैं अपना ट्रक पर आराम कर रहा था, बैठा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी उस वक्त में, हालांकि रात का पहर था, रात ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन मैं उस्ताद को सोच रहा था कि ट्रक में ना रुक करके ये आराम करने कहाँ गए हैं भाई, यहाँ इनका कौन सा परिचित है, और इस जंगल जैसे क्षेत्र में उनका कौन सा घर बार है, कौन यहाँ पर रहता है जिसके घर पर गए हैं, और थैला में क्या था,
पैकेट में क्या था जो ढाबे से पैक करा के अपने थैले में रख लिए थे। क्या चीज़, खाना था या कुछ और था। लेकिन मैं अपने ट्रक में बैठा हुआ था। मैं समझता था कि उस्ताद को अब टोकना रोकना सही नहीं होगा, न मैं पूछा। अब मैं इंतज़ार करता रहा। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, लेकिन उस्ताद उस रास्ते से वापस नहीं आए। मुझे अब लगने लगा कि आखिर उस्ताद इस जगह पर कहाँ गए होंगे। क्या मुझे उस रास्ते पर जाना चाहिए, देखने चाहिए कि उस्ताद कहाँ पर है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं सोचा कि कहीं उस्ताद नाराज हो जाएंगे और जाना सही नहीं है। करीब करीब 1 घंटा गुजर गया, उस्ताद अभी भी नहीं आए। अब वो कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। इसके बाद करीब 1.5 घंटा से ऊपर जब बीता, मुझे बेचैनी होने लगी कि भाई उस्ताद गए तो वापस क्यों नहीं आए, कहाँ गए हैं, किसके पास गए हैं, थैला लेकर के गए हैं। इस जंगल में उनको कौन मिल गया है, कहाँ कौन रहता है। एक मन में जिज्ञासा सी हुई और अकेले बैठा बोर हो रहा था। मैं अनमने भाव से ट्रक से उतर गया। आज जिस जिस तरह उस्ताद गए थे जिस जगह से, मैं उन्हीं रास्ते से अब आगे बढ़ने लगा। जैसे ही पेड़ के आगे से मैं निकला, जो अंदर की साइड में उस्ताद गए थे जिस पगडंडी से, उस पगडंडी पर। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा ना, तो मुड़ करके देखा अपने ट्रक के साइड में, क्योंकि एक ट्रक का चिंता भी था। ट्रक लॉक नहीं था, चाबी उस्ताद के पास में थी और बिना चाबी के तो ट्रक लॉक होने से रहा। अब मुझे दूसरी चिंता थी कि उस्ताद अभी तक नहीं आए। अब फिर मैं मुड़ कर देखता कि मेरे ट्रक सुरक्षित तो है, लेकिन इतनी जल्दी ट्रक में क्या हो जाता। और तब मैं यही सब कभी आगे देखता, कभी पीछे देखता, और मैं आगे बढ़ता जा रहा था। और जब एक बार मुड़ करके देखा ना ट्रक के साइड में, तो वहाँ पर 2 आंखें मुझे चमकती हुई नजर आई। जंगली क्षेत्र था। हाँ, आंखें चमकने का मतलब कि कोई जानवर हमारे ट्रक के पास में खड़ा है। और जंगली जानवर जिसकी आंखें चमकती हो, अब रात के टाइम में खतरनाक तो होता ही है। ना जाने कौन सा जानवर है, उसका क्या मूड है, क्यों आया है, कई तरह की बातें थी। मैं वास्तव में उन आंखों को देख करके थोड़ा डर गया। आखिर उस्ताद गए कहाँ गए। अब मैं उसी डगर पर थोड़ा आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे 2 लोगों की बातचीत सुनाई पड़ने लगी। एक तो लड़की की आवाज़ और दूसरा मेरे उस्ताद की आवाज़। भाई, इस जगह पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस जगह पर उस्ताद को लड़की कहाँ से मिल गई, और ये जंगल का इलाका है, ये यहाँ पर इनका कौन सा रिश्तेदारी है। मन में जिज्ञासा और बढ़ी तो मैं थोड़ा और अंदर गया तो देखा कि एक झोपड़ी सी बनी हुई है और वहाँ पर लालटेन जल रही है। लालटेन की रोशनी में बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अंदर से बातचीत मुझे ज़रूर सुनाई पड़ रही थी, जैसे वो लड़की कोई जिद कर रही हो और उस्ताद मना कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, मैं फिर कभी इस विषय पर बात करूँगा, लेकिन आज नहीं। मैं दोबारा चक्कर लेके आऊँगा ना, और तब मैं इस विषय पर बात ज़रूर करूँगा। और वो लड़की जीत पकड़ रखी थी कि नहीं, मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। ना जाने उसकी क्या डिमांड थी, और उस्ताद मना कर रहे थे कि नहीं, आज नहीं, आज नहीं, अगली चक्कर पर आऊँगा तो मैं ज़रूर तुमसे मिलवाऊँगा। अब ये अंदर की बात थी, क्या बातचीत चल रही थी। अब मैं बिल्कुल उस झोपड़ी के नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन एक लिमिट दूरी पर मैं रुक गया कि मुझे लगा कि नहीं, इन दोनों की बातचीत मुझे सुनना नहीं चाहिए। और मैं जैसे मुड़ने ही लगा था कि जो 2 आंखें मुझे ट्रक के पास चमकती हुई दिखाई दी थी, 2 आंखें मेरे सामने में अब रास्ता रोक करके खड़ी हो गई थी। देखने में एक गिद्दड़ जैसा जानवर था,
लेकिन उस तरह का गिद्धड़ मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही हो और चेहरा उसका जरूर जानवर का था, लेकिन देखने में बहुत ही भयानक दिख रहा था। और उसकी जो ऊंचाई थी वो आम गिद्धड़ों से ज़्यादा थी। अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। जब मैंने उसकी ये हुलिया देखा, मैं जानता था कि गिद्धड़ इंसान से दूर रहते थे, लेकिन ये तो मुझे सूंघते सूंघते ट्रक के पास से यहाँ तक आ चुका था। मैं इसका इरादा भांप चुका था कि जरूर ये गिद्धड़ नहीं कुछ और है। अगर गिद्धड़ होता तो इंसान से तो दूर भागते हैं, ये इंसान के करीब आ रहा है, तो इसका मतलब ये मुझ पर हमला करना चाहता है। मैं बिल्कुल घबरा गया और उसी वक्त मैं चिल्ला पड़ा, उस्ताद मुझे बचा लो, उस्ताद मुझे बचा लो। मेरी आवाज़ सुन करके जो उस्ताद उस लड़की से बातचीत हो रही थी, अब कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। अब मैं उस झोपड़ी की तरफ भागने लगा। अब वो जो गिद्धड़ था अब मेरा पीछा करने लगा। मामला बहुत निकट था। तब तक मैं झोपड़ी के पास दरवाजे पर पहुंचता और उस्ताद और उनके साथ में एक लड़की बाहर निकले। उस्ताद जो थे, कम से कम उस टाइम में उनकी एज 45 साल के आसपास रही होगी, और वो लड़की का उम्र जो था मुश्किल से 20-22 साल से ज़्यादा नहीं था। देखने में गजब की सुंदर लड़की और सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी जो उस पर बहुत ही जच रहा था। मैं उस्ताद को चिल्ला रहा था, उस्ताद उस्ताद मुझे बचा लो उस्ताद, ये देखो कौन सा जानवर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब उस्ताद कभी मुझे देख रहे थे और कभी उस जानवर को, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जानवर को कोई डांट सके, बोल सके। लेकिन उनके साथ जो लड़की थी वो आगे निकल के आई और मेरे बगल से होती हुई जहाँ पर जानवर खड़ा था अब उसके पास नज़दीक आ गई। अब फिर उसको डांटने लगी, कहने लगी, अरे तुम जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ अलग नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मैं ज़रूरत होगा तो मैं बुला लूँगी, अभी जाओ तुम। जैसे वो जो गिद्धड़ था पालतू हो, उस लड़की की हर बात को मान रहा था, और जैसे ही लड़की ने उसको इजाज़त दिया कि भाग जाओ, वो पीछे की तरफ लौट चुका था और देखते ही देखते अब वो उस स्थान से गायब हो चुका था। मेरा बदन कांप रहा था। मैंने आज तक इतना भयानक गिद्धड़ कभी नहीं देखा था, और आज उसकी सबसे बड़ी खतरनाक आंखें थी जो मुझे बेहद डरा रही थी। और वो लड़की अब मेरे बगल में आकर के खड़ा हो गई और मुझे देखने लगी। ऐसे देख रही थी जैसे कोई पहली बार किसी लड़के को देख रही हो, इंसान को देख रही है। मुझे पैर से लेकर के सर तक घूरती जा रही थी और चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। और फिर उस्ताद के पास पहुंची और उनका हाथ पकड़ करके अंदर झोपड़ी में। और फिर उस्ताद की बात मुझे सुनाई देने लगा, नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, तुम मेरी बात को मानो, मैं जो कह रहा हूँ ना, अगली बार आऊँगा तो मैं बात करके पूछूंगा पहले, और तब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। लेकिन लड़की जीत पर थी। वो कहने लगी, आज, अभी, इसी वक्त, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैं सब कुछ सुन रहा था, लेकिन ये किस चीज़ पर बहस हो रही थी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद लड़की तो अंदर ही रही, उस्ताद अब बाहर निकले। उनका चेहरा लटका हुआ था, देखने में थोड़ा डरे हुए अब दिखाई दे रहे थे। अब मेरे पास हाथ पकड़ करके कहने लगे, विनोद तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम ट्रक में आराम करो, सो जाते, यहाँ पर तुम क्यों आए? मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उस्ताद ऐसा क्यों बोल रहे हैं और ये अचानक इतना डर क्यों गए हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं उस्ताद की तरफ देख रहा था। मैं कहने लगा, उस्ताद जी आपकी चिंता हुई थी, काफ़ी देर हो गया, जब वापस नहीं आए तो मुझे घबराहट से होने लगी। इसके बाद मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया, लेकिन मैं ये झोपड़ी में आना नहीं चाहता था। अगर वो गिद्धड़ मुझे रास्ता नहीं रोकता
तो मैं वापस चला जाता। उस्ताद बिल्कुल घबराए हुए थे और कहने लगे, विनोद तूने सारा काम खराब कर दिया, अब इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि उस्ताद कहना क्या चाहते हैं। ऐसा मैंने कौन सी गलती कर दिया हूँ, और ये लड़की है कौन, उस्ताद की क्या लगती है, और इस जंगल में, इस झोपड़ी में क्यों रहती है, ये कौन है। कई तरह का सवाल मेरे मन के अंदर में था। अब मैं पूछना चाहता था, लेकिन डर के कारण मैं पूछ नहीं रहा था। उस्ताद कह रहे थे कि विनोद तुमने बहुत भारी गलती की, तुम्हें इस जगह पर आना नहीं चाहिए। उस लड़की ने तुम्हें देख लिया है, अब मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो खूबसूरत लड़की मुझ में ऐसी क्या इंटरेस्ट दिखा रही थी, अब मेरे साथ में क्या करना चाहती थी। मैं कुछ अनजान सा था। मैं उस्ताद से पूछने लगा, उस्ताद जी हुआ क्या है, मेरी तो गलती है कि मैं यहाँ पर आ गया, और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, आप ही बताओ। उस्ताद कुछ बोल नहीं पा रहे थे और कहने लगे कि देख विनोद, अब इसकी सज़ा तुझे तो भुगतनी पड़ेगी, नहीं तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है, हम दोनों की जान के खतरा भी हो सकता है। विनोद तुझे इस जगह पर आनी नहीं चाहिए थी, अब इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अब उस लड़की के साथ तुम्हें रात गुजारनी पड़ेगी। मैं एकदम भग सा मेरा चेहरा रह गया जब उस्ताद ने ऐसी बातें बोली। मैं आज तक, मेरी 21-22 साल की उम्र हो गया था। हाँ, मैं बदमाशियाँ बहुत किया था गांव में, लड़कों के साथ घूमता रहता था, लेकिन एक हद थी, एक सीमा थी। मैंने आज तक किसी लड़की के हाथ तक टच नहीं किया था। जानता बहुत कुछ था, लेकिन मेरी हिम्मत कभी भी नहीं हुई कि मैं किसी लड़की को हाथ पकड़ लूँ, उंगली तक छू दूँ। मेरे में ये हिम्मत कभी नहीं आई थी। और अचानक उस्ताद ने जो मुझे फरमान सुना दिया ना, तो मैं कांप के रह गया था। मैं जानता था स्त्री सुख क्या होता है, लड़के सब बताते थे, मुझे भी इंटरेस्ट था, लेकिन जिस माहौल में मैं था, ये अनजान लड़की इस जंगल में, और उस्ताद कह रहे थे कि तुझे इसके साथ अब रात गुजारनी पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों की जान खतरे में आ सकता है। ये मामला क्या है भाई। मैं कहने लगा, उस्ताद नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, नहीं उस्ताद, ये मुझसे नहीं होगा। अब जो उस्ताद थे मुझे मनाने लगे और कहने लगे कि विनोद, अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना, तो हम दोनों की जान अब खतरे में आ चुकेगी, हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे, इस जगह से हम जिंदा वापस नहीं जा सकते। तुमने देख लिया ना उस गिदड़ को, वो ट्रक के पास ही मंडरा रहा है, और उसके जैसे ना जाने कितने गिद्दड़ वहाँ पर घूम रहे होंगे। अगर हम इस लड़की का आदेश को नहीं मानेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। मैं एकदम डर चुका था जब उस्ताद ने उस गिदड़ का हवाला दिया। इसका मतलब वो गिदड़ इस लड़की के पालतू थे। मैंने तो एक ही देखा था, और उस्ताद कह रहे थे कि बहुत सारे गिदड़ हैं इसके पास में, ऐसे ही भयानक भयानक। मैं एकदम घबरा गया उस्ताद की बात सुन करके, और मैं पूछ बैठा कि उस्ताद जी, ये लड़की है कौन, और आपको ये रिश्ते में क्या लगती है, और यहाँ पर आप रुके हैं क्यों थे। उस्ताद कहने लगे, विनोद ये सब बात कहने की सुनने की वक्त नहीं है, ये फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर हम जिंदा यहाँ से बच गए तो। अभी विनोद जो मैं कह रहा हूँ वही काम करो, तुम इस लड़की के साथ इस झोपड़ी में चले जाओ और रात गुजारो, और सुबह में तुम ट्रक पर आ जाना, मैं तुम्हें उसी जगह पर मिलूंगा ट्रक पर। इसके बाद हम सारी बात तुम्हें बताएंगे कि ऐसा मैंने क्यों बोला था, ये लड़की कौन है और इसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, सब कुछ सुबह में खुलासा कर दूंगा। लेकिन विनोद, इस वक्त हम दोनों की जान खतरे में है, तुम इस बात को संभाल लो, जाओ, वो लड़की तुम्हें कुछ कष्ट नहीं देगी, जाओ तुम्हें भी लड़की अब आदर से अंदर लेगी, तुमसे प्रेम करेगी, तुम जाओ तो सही, अब मैं ट्रक पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जब उस्ताद की ये बात सुना ना, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि उस्ताद मुझे ऐसा करने के लिए भी कहेंगे, किसी अनजान लड़की के साथ रात
गुजारने के लिए कहेंगे। और अभी तक मैं कुछ समझ नहीं पाया था। जिस लड़की को मैं देखा था इंसानी रूप में थी, खूबसूरत लग रही थी। कहीं से भी कोई भूत प्रेत आत्मा जैसी उसमें कोई शख्सियत दिख नहीं रही थी। हाँ, एक डर जरूर था कि उसके पास वो पालतू गीदड़ थे जो देखने में ही भयानक लग रहा था। बस यही आशंका थी और वही डरावना चीज़ था। उस्ताद जो बता रहे थे कि अगर हम इस लड़की की बात नहीं मानेंगे तो वो गीदड़ हमें फाड़ करके खा जाएंगे, हम दोनों मारे जाएंगे। तो आखिर ये लड़की है कौन, इसमें इतनी शक्ति कैसे है कि कोई गीदड़ को आदेश दे सकती है। और उस्ताद मुझे धक्का दे दिए कि विनोद तू देरी मत कर, अब जा इसके कमरे में, वो झोपड़ी में, और रात बिता, सुबह ट्रक पर हम मिलते हैं। अब बाकी बात वहीं पर होगी। उस्ताद ने मुझे धक्का दिया तो मैं झोपड़ी में आ चुका था। आज जैसे ही झोपड़ी में आया, झोपड़ी में कच्चा दरवाज़ा अपने आप लग चुका था और अंदर रोशनी भी थी। लालटेन जैसी कोई चीज़ जल रही थी और ज़मीन पर बिस्तर लगा हुआ था और देखने में खूबसूरत बिस्तर। और लड़की उसी बिस्तर पर बैठी हुई और मुझे घूर रही थी, निहार रही थी। मैं जब उसके पास गया तो मैं उसका सौंदर्य देख करके हिल चुका था कि इतनी खूबसूरत लड़की इस जंगल में कर क्या रही है। आइए उस्ताद को कैसे मिली, उस्ताद को क्या लगती है। लेकिन इसका खुलासा उस्ताद ने कुछ भी नहीं किया था और बोले थे कि सुबह में इसके बारे में बात करेंगे। और यही मैं सोचता रहा, तब तक उस लड़की ने मुझे आदेश दिया कि लड़के इधर मेरे पास में आके बैठो। बड़ी मीठी आवाज़ थी और देखने में कहीं से भी कोई दुष्ट आत्मा, कोई चुड़ैल ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, मुझे डर लग रहा था उससे। अब किसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो गिद्धड़ों पर काबू रखती है, वो भी खतरनाक गिद्धड़। मैं डरते हुए उसके पास पहुंच गया और कहने लगा, मैडम बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। मैं इतना ही बोला था। इसके बाद वो जो लालटेन जल रही थी ना, अचानक जैसे तेज हवा का झोंका आया और वो लालटेन बुझ गई। और फिर उस लड़की ने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया था। इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ है, नहीं हुआ है। मेरी आंखें बंद होती चली गई। लग रहा था कि मैं गहरी नींद में अब चलता जा रहा हूँ। बस मुझे ये आभास था कि वो लड़की मेरे ऊपर है, अपनी बाहों से मुझे दबोच रखी है। क्या मैं जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं। अचानक वो लालटेन कैसे जलती जलती बुझ गई। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आँख खुली ना तो मैं झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ था और सुबह अब होने वाली थी और मुझे प्यास लगी हुई थी। गला मेरा प्यास के लिए, पानी के लिए तरस रहा था, चटपटा रहा था, गला सूखा हुआ था और मैं पानी की वजह से मेरी आँख खुली थी। मुझे पानी की सख्त ज़रूरत थी और जब मैं अपनी आँख खोला ना तो मैं अपने आप को झाड़ियों के बीच पाया। ना तो वहाँ पर कोई झोपड़ी, ना कोई लालटेन जलता हुआ, ना वो लड़की, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। मैं जब अपना आँख खोल के पूरा तरफ, हर तरफ देख लिया कि मैं हूँ कहाँ पर। रात की घटना मुझे अच्छी तरह से याद आ चुका था। सुबह होने जा रही थी। अब जो पेड़ों पे चिड़िया बैठी थी अब एक आकर उड़ने लगी थी। अब मैं फिर देरी नहीं किया उस जगह से उठने में। जल्दी से उठा और जैसे तैसे करके उस झाड़ियों से मैं बाहर निकला। मेन रोड पर मुझे ट्रक अपनी जगह पर उस पेड़ के पास में खड़ी दिखाई दे दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस्ताद नींद में थे, सोए हुए थे। मैं उस्ताद को जगाया, दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो रहे थे। मैं जब दरवाज़ा पीटना शुरू किया ट्रक का, तब वो हड़बड़ा के उठे। अब मुझे सही सलामत देख करके उनके चेहरे पर रौनक लौटी थी और उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगे, विनोद जल्दी से इस तरफ से आ, जल्दी बैठ, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है।
मैं समझ गया था कि यहाँ रुकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये जगह बहुत ही अजीब है। और वो लड़की जो रात में मेरे साथ में थी वो कहाँ चली गई, वो झोपड़ी कहाँ चली गई, ये रहस्य क्या है भाई। मैं बैठ तो गया ट्रक में और उस्ताद ने ट्रक को स्टार्ट करके अब मेन रोड पर ले आए। अब फिर वो मेरी तरफ देख रहे थे, सड़क की तरफ ट्रक दौड़ाते जा रहे थे और कोई ना मैं उनसे बोल रहा था ना वो मेरे से बोल रहे थे। चुपचाप हम दोनों थे और धीरे धीरे अब सुबह की रोशनी, सूरज की रोशनी अब रोड पर नज़र आने लगी। और तब एक जगह पर एक चाय की दुकान थी। उस जगह से कम मान के चलिए कि 20 किलोमीटर के बाद में। और फिर उस चाय की दुकान पर ट्रक उस्ताद ने रोका। जब रोके ना तो मैं उस्ताद की तरफ देख रहा था और ट्रक का इंजन बंद करके उस्ताद मेरी तरफ अब देखने लगे। कहने लगे, विनोद तूने उस रात में बहुत बड़ी गलती की। मैं तुझे समझाया भी था, इशारा भी किया था कि विनोद तुम इसी ट्रक में रहना, अगर तुम्हें बाथरूम वगैरह जाना है तो जा हो के आ जाओ और ट्रक में रहो। मैं ये बोला था कि मैं 1-2 घंटे में आ जाऊँगा, लेकिन तुमने लग रहा है मेरी बात को सुना ही नहीं था। हाँ, जिसकी गलती तुम्हें उस रात में चुकानी पड़ी और हम दोनों की जान अब खतरे में आ चुकी थी। मैं कुछ पूछना चाहता था लेकिन उस्ताद अपने आप बोलते जा रहे थे। कहने लगे, विनोद तू जानना चाहता है ना कि वो लड़की कौन है? तो सुन, वो लड़की एक आत्मा है और ये मेरे साथ में 1 साल से चल रहा है। मैं एक शक्ति का आराधना करता था और मैं धनवान बनना चाहता था। और जिस तांत्रिक से मैं मंत्र लिया था, शायद उस मंत्र को बोलने का ढंग अलग था या उसने जानबूझकर के मुझे उल्टा मंत्र दे दिया था। और मैं ये साधना जो था उसी स्थान पर जहाँ तू झोपड़ी देखा था उसी जगह पर जाके करता था। जब मैं इस जगह से गुजरता था ट्रक इसी पेड़ के पास में लगा देता था और उसी जगह पर रात को आकर के मैं वो साधना करता था। मैं उसके लिए मांसाहार थी। मैं होटल से अब मांस पैक करा कर ले आता था, दारू की बोतल अपने पास में रखता था और दोनों चीज़ वहाँ पर चढ़ाता था। और उसके बाद कई महीनों के बाद वो लड़की मेरे पास में आई थी, लेकिन वो जिस लड़की को मैं आत्मा को तलाश कर रहा था वो बिल्कुल नहीं थी। वो कोई मुझे मदद नहीं कर रही थी, ना मुझे धनवान बना रही थी, उल्टा वो मुझे एक तरह से बर्बाद करने पर लग गई। उसके साथ मुझे रात गुजारनी पड़ती थी और वो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे वो जान से मारने की धमकी देती थी। वो कहती थी कि ये गिदड़ देख रहे हो ना, इसको मैं छोड़ दूंगी। आज सुनो, अगर तुम इस एरिए से आकर के गुजर के और तुम मेरे पास में नहीं आए तो सोच लो तुम जहाँ भी रहोगे रात होते ही गिदड़ पहुँच जाएंगे और तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर देंगे, खा पी लेंगे तुम्हारा पूरा शरीर को। हाँ, मैं डर करके जब इस एरिए में आता तो मैं वहाँ पर ज़रूर रुकता था और उस लड़की के साथ रात बिताता था। उसके लिए मांस लेके आता था, दारू की बोतल लेके आता था। उस थैले में वही चीज़ था जो रात को मैं उस थैला लेकर के गया था। अब जब मैं उस्ताद की बात सुना ना तो मैं एकदम डर चुका था कि उस्ताद ये कैसे जंजाल में फंस गए थे। ये आराधना तो किसी और के करना चाहते थे लेकिन गलत लड़की उनके सामने आ गई थी। मैं ऐसा किस्से कहानियाँ गांव में सुना था कि लोग बाग ऐसा किया करते हैं। कई लोग जो हैं कि किसी शक्ति की आराधना करते हैं ताकि वो धनवान बन सके, लेकिन ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। हाँ, मैं तो उस लड़की के साथ रात भी गुजारी थी। मैं अब डरा हुआ था उस्ताद की बात सुन करके। हाँ, कहने लगा, उस्ताद अब मेरा क्या होगा? अभी तो मेरी शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, अब मैं ऐसे जंजाल में क्यों फंस गया? उस्ताद जिससे पीछा कैसे छूटेगा? उस्ताद कहने लगे कि देखो, इसके लिए मैं उपाय कर रहा हूँ लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जब हम लोग इस जगह पर आएंगे, इस क्षेत्र से गुजरेंगे आओ भी रात के टाइम में, तो हमें उसके साथ जाना ही पड़ेगा। अब तो वो तुम्हें देख चुकी है
और तुम्हारे साथ वो रात गुजार चुकी है, और उसने कहा है कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, उस लड़के को मेरे पास भेजो। इसीलिए मैं उस लड़की को मना कर रहा था कि नहीं, मैं उस लड़के को ऐसा नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम मेरे साथ में जो कुछ करना चाह कर सकती हो, लेकिन उस लड़के को मैं इजाज़त नहीं दे सकता। और इसी बीच बात पर बहस चल रही थी जब तुम मुझे आवाज़ देना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि उस्ताद तो फंसे फंसे और मैं भी अब फंस चुका था। इसके बाद हम लोग अपना शहर लौटे थे, और ये बात उस्ताद ने बोला था कि विनोद, ये बात किसी को जानकारी में नहीं आनी चाहिए। मैं इस विषय पर तांत्रिकों से बात कर रहा हूँ, और एक तांत्रिक से मुझे जल्द मिलना भी है, और मुझे उम्मीद है कि उस लड़की से मुझे पीछा छूट जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा चक्कर था उस साइड का नहीं था जिधर वो लड़की का वास था, जिस क्षेत्र में वो लड़की रहती थी। और जो हमारे उस्ताद थे तांत्रिक से मिलने भी गए थे, और तांत्रिक को लेकर के आए भी थे, और हम आप तीनों लोग एक साथ बैठ करके आपस में बात कर रहे थे। उस्ताद जो थे मेरे तांत्रिक कह रहे थे कि कम से कम आप मुझे उसके चंगुल से नहीं छुड़ा सकते, तो इस लड़के को कम से कम चंगुल से छुड़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। उस्ताद उस तांत्रिक के आगे अब हाथ पैर जोड़ रहे थे, और वो जो तांत्रिक था कहने लगा कि मैं छुड़ाऊंगा तो दोनों को, और तभी तुम दोनों छोड़ पाओगे। एक को छुड़ाऊंगा तो दूसरा को पास में वो लड़की जरूर रहेगी। लड़की के जाल में तुम कैसे फंस गए? वो उस्ताद को डांट रहे थे, और उस्ताद अब वही बात को दोहरा रहे थे कि हमसे गलती हो गई, अनजाने में, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तब जाकर के वो तांत्रिक ने कहा कि देखो, 2 दिन का पूजा होगा और खर्च भी इसमें इतना आएगा। लेकिन उस्ताद वो खर्च देने के लिए तैयार हो गए और दे भी दिए। और इसके बाद उस तांत्रिक ने हम दोनों का एक माला दिया था, एक ही जैसा। अब बोला अपने गले में डाल कर रखो, और इसके बाद कोशिश करो कि अभी उस क्षेत्र में मत जाओ, और इस बीच में पूजा पाठ कर लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उस लड़की को तुमसे अलग कर सकूँ। हाँ, 3 दिन के बाद में वो तांत्रिक दोबारा आए थे और उस्ताद से मिले थे। मैं तो मिल नहीं पाया था, कहीं और गया हुआ था ऑफिस के काम से। लेकिन जब मैं आया ना तो उस्ताद बताए हंसते हुए मुझे दिखाई दिए। कहने लगे, विनोद, मामला सॉल्व हो गया है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तांत्रिक बाबा ने सब कुछ सही कर दिया है, और देखो अब उस माला को जो गले में डाल रखे थे वो निकाल करके उन्होंने बाहर रख दिया था, और वो मेरे से भी कहने लगे अब ये माला उतार दे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तांत्रिक बाबा ने बता दिया है, अब हम लोग के साथ में ऐसा कुछ नहीं हो नहीं पाएगा। वो लड़की कभी हमारा पीछा नहीं कर पाएगी, ना उसके गिद्दड़ हमारे पास में आएंगे। अब वास्तव में उसके बाद मैं 2 बार तो उस्ताद के साथ उस क्षेत्र में गया था, लेकिन तीसरी बार जब मैं अब जाने का मौका मिला, और उसी टाइम मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, और फिर मुझे अपने गांव जाना पड़ा। इसके बाद में मैं लौट करके नहीं आया। ट्रक का काम तो आधा अधूरा सीख रखा था, लेकिन हाँ, जब 1.5 साल के बाद मैं वापस लौटा तो उस ट्रांसपोर्ट में वो उस्ताद थे नहीं। जब मैं पता किया तो किसी ने बताया कि उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, खून की उल्टी कर रहे थे, और हॉस्पिटल में गए, और अब उनके घर वाले उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर 1-1.5 महीने के बाद में उनकी मौत हो चुकी थी। जब मैंने ये सुना ना तो मुझे गहरा धक्का लगा था, और उस लड़की का चेहरा मेरे सामने नाच गया था कि क्या इस सब में उस लड़की का हाथ तो नहीं है। वाकई मैं इतना डर चुका था। हालांकि मैं ट्रांसपोर्ट में काम करने लगा दूसरे ट्रक पर, दूसरे उस्ताद के साथ में, लेकिन जब उस क्षेत्र का जिक्र आता ना तो मैं डर जाता था। लेकिन ट्रक में काम करने वाले कहीं भी जा सकते, और एक रात को हम उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे, जिस क्षेत्र में जो उस्ताद हमने उनके साथ, अब मेरे साथ में वो घटना घटी थी। लेकिन जब वहाँ से हमारा ट्रक गुजर रहा था ना तो मेरे होश उड़े हुए थे, और वो भी रात के टाइम में। मुझे लग रहा था कि आसपास वो गीदड़ घूम रहे होंगे, और लड़की भी कहीं आसपास में होगी,
लेकिन जब वो क्षेत्र निकल गया ना, तब मेरी जान में आई कि चलो मैं सही सलामत हूँ। इसके बाद वो डर जो था, निकलने में टाइम तो ज़रूर लगा। मैं उस क्षेत्र में बहुत बार अब जा चुका था, रात के टाइम में भी, लेकिन वो लड़की और वो गिद्दड़ कभी भी मुझे नज़र नहीं आए। आज मैं अच्छा खासा ड्राइवर हूँ और ये घटना को बीते तो काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि ये घटना कल परसों की ही घटी हो। जब भी मैं अपने मन में ध्यान करता हूँ ना, तो आज भी डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी विनोद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, अपनी कोई आप बीती है जो आप बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। अपनी कहानी को आप भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई रोचक कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।